देखो बच्चों, आज हम माध्यमिक परीक्षा 2023 विषय गणित जो कि 4 अप्रैल 2023 को संपन्न हुआ है, उसके प्रश्नों का हल करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। इसमें पहला क्वेश्चन था 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 196 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से किया, 2 से किया। इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड आगे 2 × 2 × 7 × 7, मतलब 2 × 2 × 7 × 7। तो सबकी घात कितनी है? एक एक घात है सबकी। इन सभी घातों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो अपना उत्तर क्या होगा? 4 होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम तुलना करते हैं, ax² + bx + c जो समीकरण होती है उससे तुलना करते हैं। तो यहाँ पर a का मान कितना हो गया? 1 हो गया। b का मान कितना हो गया? -k। c का मान हो गया 4। अब हम b² - 4ac में इसको रखते हैं, क्योंकि जब मूल समान होते हैं तो b² - 4ac का मान 0 होता है। तो b की जगह है -k, तो k का स्क्वायर, फिर -4, a की जगह 1 × 1 और c की जगह 4। k का स्क्वायर होगा तो k स्क्वायर हो गया। 4 को 4 से और 1 से गुणा करेंगे तो -16 हो गया। 16 को दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो अपने पास ±4 आ रहे हैं। तो इसका डी सही है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करो। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, जो 3 और 4 जो बिंदु हैं वो आपको देखो ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये जो बिंदु है वो y अक्ष से कितना दूर है? तो आपको देख रहे हैं y अक्ष से कितना दूर है? ये 3 दूर है। कितना दूर दिखाई दे रहा है? 3 पे दे रहा है y अक्ष से। तो अब इसका जो उत्तर होगा वो कितना होगा? 3 होगा। कुछ बच्चों ने इसका उत्तर 4 भी किया होगा, जो कि गलत है। चौथा क्वेश्चन है 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाली युग्म, अर्थात x और y की मान इसमें से आप पुट करोगे, उसका मान 11 आ जाना चाहिए। यदि x की जगह मैं 1 रखूँ तो 3 हो गया, और y की जगह 2 रखूँ तो 8 हो गया। 8 और 3 11 होते हैं। इसका मतलब इसका उत्तर आ गया अपना 1 नंबर है। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3√3x² + 10x + √3 = 0 का विविक्त कर क्या होगा? विविक्त कर मतलब b² - 4ac निकालना अपने को। तो इसकी तुलना अगर हम करें, यहाँ पर a बराबर है 3√3, b बराबर है 10, c बराबर √3 है। तो b² - 4ac में इसको रख देंगे। तो b बराबर 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे अपन, -4, a की जगह 3√3 और c की जगह √3, इनको गुणा कर लेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो गया। 4, 3 और √3 को √3 से गुणा कर 3 हो गया। इन सबको गुणा करेंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 3 से गुणा करेंगे 36, 100 में 36 आएगा तो कितना बचेगा? 64 बचेगा। तो अपना उत्तर द हो गया। इसके आगे है, वर्त की वह जीवात जिसकी लंबाई त्रिज्या की दुगनी होती है। त्रिज्या की दुगनी होती है, अर्थात त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? अपना व्यास होता है। और व्यास जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो भी व्यास ही कहलाती है। आगे उसने एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेमी, तो वर्त की परिधि ज्ञात करी। परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 3.5। पॉइंट उठाने के लिए हमने क्या कर लिया? 10 का भाग लगा लिया। 7 से काटने पर 5 आ गया। अब आप 2 को 22 से गुणा करेंगे 44 आ गया, और 5 से गुणा करेंगे 220 आ गया। नीचे 10 है, 0 0 कट गया, 22 उत्तर आ गया अपना। आगे है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 486 वर्ग सेमी। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा उसका, 6 गुणा भुजा इसका और 486। अब 6 का भाग लगा दिया हमने, 6 का भाग लगा तो 81 आ गया। भुजा इसका बराबर 81 हो गया। अब दोनों पक्षों को जब वर्गमूल करेंगे तो भुजा बराबर कितना आ गया? 9 आ गया अपना। तो उत्तर द हो गया इसका। आगे चलो, इसमें भी बहुलक निकालना। बहुलक का मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन आया? तो इसमें हम देखते हैं सबसे ज़्यादा बार 4 आ रखा है। इसका मतलब इसका उत्तर 4 हो गया। आगे देखो, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। 4 पासे में अंक 1 से लेकर 6 तक होते हैं, तो 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 होती है।
5 और 6 30 का मतलब अपने पास जो अनुकूल परिणाम है 2 हैं, कुल परिणाम संख्या 6, तो 2/6, 2 को काटेंगे तो कितना हो गया 1/3। आगे देखो 95 और 152 का महत्तम समापता ज्ञात करो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 95 और 152 के अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। तो 95 गुणनखंड करेंगे कितना होगा, 5 गुणा 5 और 19, और 152 गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 19। तो कॉमन कौन है दोनों में, इसमें भी 19 है, इसमें भी 19 है। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया, 19 आ गया। इसके बाद है वर्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श, मतलब कोई बिंदु जो वर्त पर स्थित है तो वहाँ पर हमेशा एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आगे देखो कोस स्क्वायर 45 का मान ज्ञात करो। कोस 45 का मान 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर √ हट जाता है, इसका मतलब 1/2 आ जाएगा। वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपरिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं, उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। 5, 7, 9 व x का समांतर माध्य 9 है तो x का मान ज्ञात करो। इसके लिए हम क्या करेंगे, वो जो समांतर माध्य का सूत्र है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों संख्या, तो 5 + 7 + 9 + x कर लेंगे। 5 12 12 9 21 21 + x 21 + x और संख्या कितनी 4, तो बटे 4। अब ये 4 बराबर कितना दे रखा है, समांतर माध्य 9 दे रखा है तो बराबर 9, 4 को वज्र गुणा कर देंगे 9 से तो आ गया 36। इधर 21 + 4 बराबर 36, 21 का पक्षांतरण कर दिया, 36 में से 21 घटा दिया तो x बराबर कितना बच गया, 15 बच गया। आगे चलो के किस मान के लिए इस समीकरण के अनंत हल विद्यमान होंगे। तो इसके लिए हम क्या करना है, ये 3.2 का क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करते हैं, इनके जो रेखीय समीकरण वो रखे हैं उनके a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकाल लेते हैं। और अनंत हल के लिए एक कंडीशन होगी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 b2 c2, उसके आधार पर जाके हम इसके मान निकाल सकते हैं। आगे देखो ax² + bx + c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधार्य सूत्र बताइए। तो ये सूत्र होगा x बराबर -b + -b √b² - 4ac/2a। आगे देखो AP का प्रथम पद a है तथा सार्वंतर d है, तो पांचवा पद क्या होगा। तो देखो पांचवा पद निकाल हम देखते हैं कि पहला पद a होता है, दूसरा पद a + d होता है, मतलब हर पद में एक d कम होता है, तो पांचवें पद में एक d कम होगा, इसका मतलब a + 4d। आगे देखो समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। समरूप आकृति मतलब वे आकृति जो रूप में समान होती हैं, इसके उदाहरण आप ले सकते हो। अगर हम त्रिभुजों की बात करें तो आकृतियाँ जिन समरूप जो आकृतियाँ होंगी उनमें सभी कोण बराबर होते हैं, संगत सभी कोण बराबर होते हैं, और संगत भुजाएं जो होती है उनका जो अनुपात बराबर होता है। और उदाहरण ले अपन, जैसे 500 रुपये का नोट है और 10 रुपये का नोट है, तो वो दोनों समरूप हैं। समरूप मतलब उसकी जैसी है, एग्जैक्ट 500 नहीं है। 10 का रूप जो है वो आयताकार है और 500 के नोट का जो रूप है वो भी आयताकार है, तो वो दोनों समरूप कहलाएंगे। और भी इसके उदाहरण ले सकते हो, जैसे 5 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है, दोनों वर्ताकार है लेकिन उनकी साइज़ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन उनका रूप एक जैसा है, तो उन आकृतियों को हम क्या कहते हैं, समरूप आकृतियाँ कहते हैं। फिर आगे है 2 × tan 30/1 - tan² 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम tan 30 का मान रख देते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3, नीचे भी रख दिया, तो 2 × 2 2 से गुणा होकर 2/√3 हो गया। नीचे देख लो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो गया। या लघुत्तम तुम ले लेने के बाद 2/√3 बटे 2/3 नीचे बच जाएगा। जब बटे में फिर बटा आ रहा है तो उल्टा होकर गुणा कर देते हैं, 2 से 2 कट गया, 3/√3 बच गया। अंश में जो 3 है उसको √3 × √3 हम लिख सकते हैं, तो 1/3 से 1/3 कट गया, फाइनली √3 बच गया। आगे देखो 1 - cos² थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा बराबर 60 डिग्री होता है। देखो इसको डायरेक्ट दो तरीके से कर सकते हैं। 1 - cos² थीटा बराबर sin² थीटा होता है, और उसका अंडरूट करने पर sin थीटा हो गया। और sin थीटा का अगर मान 60 रखेंगे तो √3/2 आता है। या फिर आप इसको कोस का मान अंदर रख के भी हल कर सकते हो, उसको वैसे भी करेंगे तो √3/2 आ जाएगा। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो उसके आधार से दूरी ज्ञात करो। तो देखो ये जो कोण बनेगा अवनमन कोण, जब हम ऊपर से देख रहे होते हैं तो अवनमन कोण वो व्यक्ति की आंख में बनेगा। जब बनेगा तो यहाँ पर जेड की आकृति बनेगी, तो फाइनली नीचे जो त्रिभुज बन रहा है उसमें भी 30 डिग्री कोण हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें BC मतलब आधार और लंब का अनुपात लेंगे तो कोट आ जाएगा। कोट 30 दे रखा है, तो BC/10 बराबर √3, BC बराबर 10 √3।
आगे देखो एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा छाया की जो लंबाई उसका अनुपात 1:3 दे रखा है। तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालो। मतलब लंबाई और लंबाई कहाँ है, लंब पे है, और छाया कहाँ होती है, आधार पे। तो लंब बटे आधार का अनुपात है। लंब बटे आधार क्या होता है, हमेशा tan थीटा होता है। तो लंब बटे आधार मतलब 1/√3। और tan थीटा में 1/√3 का मान कब आएगा, जब थीटा का मान हम 30 रखेंगे। आगे की उसने 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए तथा केंद्र O से 5 सेमी दूरी बिंदु पर पीप से वृत्त की 2 स्पर्शिका खींचे और उनका माप भी ज्ञात कीजिए। हमें ये पता है कि किसी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्शिका खींचते तो उसकी लंबाई बराबर होती है, तो किसी एक की लंबाई अपन निकाल लेंगे। दूसरा ये है त्रिज्या जो 3 सेंटीमीटर है उसका और स्पर्शिका के मध्य कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये जो कोण PQO एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण के सामने जो 5 सेंटीमीटर भुजाई कर्ण होगी, तो कर्ण का स्क्वायर, इसमें सब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर पर लंब स्क्वायर, OP स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, PQ का जो स्क्वायर वो हमें निकालना है, मतलब स्पर्शिका है। 3 का स्क्वायर 9, 25 को इधर लाएंगे तो 25 में 9 गए तो 16 बच गए अपने पास। दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लेंगे। PQ बराबर 4 सेमी। तो स्पर्शिका की लंबाई कितनी आ गई, 4 सेमी आ गई। आगे देखो 5 सेमी लंबा एक रेखाखंड AB खींचे एवं उसे 2:3 के अनुपात में विभाजित की थी। दोनों भागों की का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका जो हल है हमने आगे दे रखा है। और वैसे अगर इसकी माप निकालें तो आप देखो 5 सेंटीमीटर की लंबाई है, अगर उसको 2:3 बांटेंगे तो दोनों टुकड़े, एक टुकड़ा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, एक टुकड़ा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे विस्तृत रूप से जो हल इसको आगे किया हुआ है। आगे देखो किसी वृत्त पर त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, तो त्रिज्यखंड में केंद्र पर बनने वाला कोण, देखो वृत्त के केंद्र पर जो मैक्सिमम कोण होता है 360 डिग्री का होता है। जब इसको 4 भागों में बांटेंगे तो कोण भी 4 भागों में बढ़ेगा। इसका मतलब कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अच्छी प्रकार से फेटी की 52 पत्तों की ताश में से एक पत्ता निकल जाए, इस पत्ते में धेला होने की प्रायिकता क्या होगी। पूरी 52 ताश जो पत्तियाँ होती हैं उसमें धेला कितना होते हैं, 4 होते हैं। और अपना प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। तो 4/52 1/13। 13/125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। 13/125 मतलब 13/125 का हमने क्या कर दिया इसमें, एक 125 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इसका मतलब 13/5 अब देखो हर का जो रूप है 2 की घात m गुणा 2 की घात n के रूप का हो जाता है। तो अर्थात ये जो इसका दशमलव प्रसार होगा 13/125 का वो शांत होगा। यदि हर में केवल 2 आ रहा हो गुणनखंड में, या फिर 5 आ रहा हो, या फिर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो हमेशा दशमलव प्रसार शांत होता है। उसके अलावा कुछ साथ में आ गया तो दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आगे देखो बहुपद x² - x - 6 के शून्य का उत्तर माना px बराबर x² - x - 6। अब हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े कर लेंगे। -x के टुकड़ेंगे, ऐसे 2 टुकड़े करेंगे, गुणा करने पर माइनस का 6 आना चाहिए और जोड़ने पर माइनस का x आना चाहिए। तो x² - 3x + 2x - 6, x कॉमन ले लिया, x - 3 + 2, 2 कॉमन ले लिया, x - 3, दोनों में x - 3 कॉमन है। जब x - 3 कॉमन है तो अंदर क्या बच गया, x + 2 बच गया। अब हम क्या करें, px जो मान है उसको 0 ले लेते हैं। तो 0 लेने पर क्या होगा, या तो x - 3 बराबर 0, तो x - 3 लेंगे 0, तो 3 उधर जाएंगे प्लस का x हो गया। या फिर x + 2 बराबर 0। यहाँ पर x + 2 है तो इसका मतलब x का माइनस का मान आएगा। x बराबर कितना आएगा, x बराबर -2 आएंगे। एक का आएगा x बराबर 3, एक का आएगा x बराबर -2। यहाँ पर हमने x - 2 ले लिया। एक्चुअल में x + 2 है, 2 प्लस का 2 उधर जाएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आगे चलो समीकरण 4x² - 12x - 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति का पता लगे। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें b² - 4ac में मान रखने होंगे। b² - 4ac मान रखते हैं। देखो यहाँ पर तुलना करते हैं हम, ax² + bx + c से गुणा तुलना करेंगे तो यहाँ पर a बराबर 4 है, b बराबर -12, c बराबर -9। इसको b² - 4ac में रख देंगे। b² - 4ac मतलब -12 का स्क्वायर कितना आ गया, 144 आ गया, -4 हो गया। a का मान कितना है 4 से गुणा करेंगे 16 हो गया। और c का मान कितना, -9 से गुणा करेंगे तो 36 हो गया। तो माइनस और माइनस से प्लस हो गया, 4 4 16, 16 को 9 से गुणा कर 144 हो गए। तो b² - 4ac 144 288 हो गया। और 288 हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो b² - 4ac का मान यदि 0 से बड़ा है तो दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न होते हैं।
अगर जीरो से छोटा है तो दोनों मूल अवास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर है, दोनों मूल समान होते हैं। आगे चलो, बिंदु 0 0 5 और 5 -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करिए। मध्य बिंदु का मतलब होता है दोनों x का जोड़ कर आधा करना है और दोनों y के निर्देशांक को जोड़ के आधा करना है। इसका मतलब 0 + 5 5 हो गया, उसका आधा करेंगे तो 5/2 हो गया, और 0 - 3 इसको जोड़ेंगे तो -3 हो गया, और आधा करेंगे तो 3/2 हो गया। सूत्र होता है x1 + x2/2 और y का होगा y1 + y2/2। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 4 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई की याद कीजिए। इस क्वेश्चन का हल मैंने नीचे दे रखा है विस्तृत रूप से, उसको आगे देखेंगे। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन का हल भी नीचे दे रखा है, 10 का भी हल हमने नीचे दिया हुआ है। 11 क्वेश्चन नंबर 11 का हल भी नीचे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है उस तथा चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद करें। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर थीटा/360। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 का स्क्वायर कर दिया हमने, गुणा 60/360। 60 से 360 काटेंगे 6 बच गए, और फिर 22 × 7 × 7 खोल लिया इसको, 7 से 7 कट गया, 22 × 7 154 हो गए, या फिर 22 × 7/6 बच गए। 6 को 22 से काटेंगे, ऊपर 11 नीचे 3, 11 × 7/3 77/3 का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना इसका क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 का हल नीचे दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 14 का हल नीचे दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। इसमें क्या करना है आपको, f × x करना है। fx मतलब f को x से गुणा करें तो x × 2 2, और 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12। अब हम सभी 12 मूर्ताओं को जोड़ कर लेते हैं। 2 और 4 6 और 5 11 और 4 15, 17 और 2 19, मतलब जो 12 मूर्ताओं को जोड़ा कितना आ गया, 19 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सभी इनका जोड़ कर लेते हैं fx का। 8 और 2 10, 25 41 51 और 12 63। अब सिग्मा fx माध्य बराबर होता है सिग्मा fx/सिग्मा f। 63 में 19 का भाग देंगे तो अपना 3/2 आ गया। आगे चलो, आगे देखते हैं। एक डिब्बे में 8 लाल कंचे, 5 सफ़ेद कंचे और 2 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो उसकी क्या प्रयोगता होगी। जब कंचा लाल निकले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल कंचे मतलब कुल परिणाम निकाल लेते हैं। 8 + 5 13 और 2 15, कुल कंचे 15 है अपने पास। 15 में से लाल कितने 8, तो क्या हो गया 8/15। अनुकूल परिणाम अपने जो हमें चाहिए, जो आप चाहते हो वो अनुकूल परिणाम होते हैं 8, कुल परिणाम 15। अब दूसरा हरा नहीं हो तो हरे कितने 2 हैं, तो कुल में से हम क्या करेंगे 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 13। तो हम जो चाह रहे हैं वो अनुकूल परिणाम हो गया 13, और कुल परिणाम कितने 15, तो 13/15। ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग याद कीजिए 6 से विभाज्य। इसका हल भी आगे दे रखा है। 18वें क्वेश्चन का हल आगे दे रखा है। 19वां क्वेश्चन, इसको आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो, उसको भी आगे हल किया था मैंने, इसको देख लो। यहाँ करना क्या है, इसमें आपने वर्ग और एफ दे रखा है, हमें संचय बारंबारता बनानी है। संचय बारंबारता मतलब सभी बारंबारताओं को क्रम से जोड़ते हो जाएंगे। 4 का 4, 4 को 28 में जोड़े 32, 32 को 44 में जोड़े 74, 74 को 20 में जोड़े 94, 94 को 6 जोड़े 100, तो n बराबर 100 हो गया। अब हम क्या करेंगे n/2 निकालेंगे। n/2 बराबर 50। 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता के सामने का वर्ग देखते हैं। 50 से ठीक बड़ा संचय बारंबारता 74 है। 74 के सामने का वर्ग होता है क्या है 20 से 30 है। अब 20 से 30 में l कितना होगा 20 हो गया। 20 और 30 का अंतर कितना h, n/2 50, और c मतलब होता है बारंबारता वर्ग से जस्ट ऊपर वाली संचय बारंबारता 32 हो गया। माध्य का सूत्र होगा l + n/2 - c/f। n तो l 20 + n/2 50, c 32/f बराबर 42। f होता है उसी माध्य का वर्ग का बारंबारता। 50 में 32 के तो 18 और 42 का भाग प्लस 20, 20 प्लस काट लो 6 से 3/7 आ गया। 20 + 0.43 बराबर 20 + 43, ये अपना माध्यिका आ गई। यहाँ पर माध्यिका का मान 24.29 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का हल हमने आगे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 का हल भी आगे दे रखा है। 22 का हल यहाँ किया है लेकिन इसको भी आगे कर रखा है मैंने। 23 का हल भी आगे किया हुआ है। अब देखो आप क्रम से जो हल मैंने अलग से किए हैं उसको देख लेते हैं। अति लघुरात्मक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां था। 5 सेमी लंबा एक रेखाखंड AB
को खींचिए, जिसमें 2:3 में बांटना। तो इसमें क्या करना, हमें 5 सेंटीमीटर का ए बी खींच लिया। फिर क्या करोगे आप, बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण ए एक्स खींचते हैं। अब आपको कितने टुकड़े करने, 5। तो आप क्या करेंगे, इस ए एक्स के समान लंबाई के 5 चाप काट देंगे। समान लंबाई मतलब आप 1 सेंटीमीटर का चाप खोल लो प्रकार पेंसिल में, या फिर 2, जो जितना आप सुविधा अनुसार। 1 सेंटीमीटर खोलेंगे तो भी चला जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर का हमने चाप खोल लिए। तो कितने चाप हो गए, A1 A2 A3 A4 A5, इनको नाम दे दिए। 5 चापों को 5 नाम दे दिए। अब हमें क्या करना है, 2:3 में बांटना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 5वां जो चाप है उसको सीधा बी से मिला देना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो 5वां जो चाप है वो जो ये A5B जो है AX के साथ जो जितना कोण बना रही है उतना कोण बनाते हुए हमने A2 से D को मिलाया है, अर्थात A2D समांतर A5B खींचा है। तो इस प्रकार AB जो है 2:3 में विभक्त हो जाती है। तो इसमें AD का जो पार्ट है 2 सेंटीमीटर और BD का पार्ट हो गया 3 सेंटीमीटर। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। तो हमने इसमें क्या किया है, मीनार की ऊंचाई को h मान लिया, छाया को x मान लिया। अब समकोण त्रिभुज ABC लिया है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण 60 डिग्री है। तो इसमें हमने क्या किया, लंब और आधार का अनुपात लिया है। तो लंब क्या हो गया, h, आधार हो गया x। तो लंब और आधार का अनुपात क्या होता है, tan थीटा होता है। लंब आधार का अनुपात क्या होता है, tan थीटा होता है। तो रख दिया, tan थीटा कितना है, 60। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो अब वज्र गुणा कर दिया तो h बराबर अपने पास क्या आ गया, x √3 मीटर। समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज ABD लेते हैं। ABD में जो लंब है वो h हो गया, आधार हो गया x + 40, क्योंकि BC दूरी x थी। जब सूर्य का जो कोण जब 60 से 30 डिग्री हुआ तो 40 मीटर और छाया बढ़ गई, तो x + 40 हो गया। तो h/x/40 बराबर 33। 33 का मान 1/√3 होता है। वज्र गुणा कर दिया तो h बराबर कितना आ गया, x + 40/√3। अब समीकरण 1 व 2 दोनों ही क्या है, h के मान है। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, h के मान है। तो समीकरण जो 1 है वो क्या है, h बराबर x √3, और समीकरण 2 है h बराबर x + 40/√3। वज्र गुणा कर लेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3x आ गया, और बराबर क्या है, x + 40। x को इधर लाएंगे तो कितना हो गया, 3x - 1, और 3x में से 1x गया तो कितना बच गया, 2x। तो x बराबर कितना आ गया, 40/2। तो 40 में 2 का भाग देंगे, x बराबर आ गया 20। यह मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। जब समीकरण 1 में हम रखेंगे x बराबर 20 तो कितना आ गया, h बराबर 20/3 मीटर। मतलब इस जो मीनार की ऊंचाई वो h बराबर कितनी आ गई, 20/3 आ गई। तो आगे देखते हैं। छह सेमी भुजा के माप वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुणी हो। मतलब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, प्रकार पेंसिल से AB खींचा। AB खींचने के बाद हमने एक A से 6 सेंटीमीटर का चाप खींचा, एक B से 6 सेंटीमीटर चाप खींचा, दोनों चाप सीधे मिले, AC और BC को मिला देते हैं। तो सर्वप्रथम हमने दी गई माप के अनुसार एक समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। जो त्रिभुज की रचना होती है वो उसके व्याख्यान नहीं करना, हमें सिर्फ ये करना है कि आप जो नया समरूप त्रिभुज बना रहे हैं उसका व्याख्यान करना है यहाँ पर। तो नंबर 2 पे जो हमने बिंदु ए से हम न्यून कोण बनाते हैं, हम क्या करते हैं, एक किरण एक्स खींचते हैं, ये किरण AB से न्यून कोण बना रही है। फिर हम क्या करेंगे, हमें 2:3 में बांटना है, 2/3 में बांटना, संगत भुजाएं, मतलब छोटा बनेगा इससे। तो हम क्या करेंगे, इस AX पर समान लंबाई के 3 चाप काट देंगे। सबसे पहले A3 को B से मिला दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, A3B ने जो AX के साथ जितना कोण बनाया उतना कोण बनाते हुए A2B' को मिला देते हैं। फिर आगे हम क्या करेंगे, BC ने जितना कोण बना रखा है उतना कोण हम B', C' का बनाते हुए उसको आगे C' तक मिला देंगे। इस प्रकार अपने पास AB', C' एक अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हो जाता है जिसकी भुजाएं मूल त्रिभुज की 2/3 है। आगे देखो, 4 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्शरेखाएं खींची जो एक दूसरे के समांतर हो।
समांतर स्पर्शरेखा तभी आएंगी जब दोनों स्पर्शरेखाओं की रचनाएं कहाँ की जाए, उसके व्यास के स्वरूप पे की जाए। तो इसकी हम रचना कर सकते हैं। हमने क्या किया, व्यास खींचा, बिंदु पी लिया, बिंदु पी पर हमने एक प्रकार पेंसिल के साथ 90 डिग्री कोण बना दिया, 90 डिग्री कोण बना के उसको आगे तक बढ़ा दिया। इसी प्रकार बिंदु क्यू पर 90 डिग्री कोण बनाया और 90 डिग्री कोण बनने के बाद उसको हमने आगे तक बढ़ा दिया। दोनों स्पर्शरेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। आगे देखो, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो दिया है दो त्रिभुज ABC और PQR समरूप है तथा क्षेत्रफल समान है, मतलब ये हमें क्षेत्रफल दे रखा समान और समरूप भी दे रखा। तो हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध क्या करना है, ये वाला। तो हमने दो त्रिभुज ले लिए। अब चूँकि दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल PQR का क्षेत्रफल बराबर, इसका मतलब 1 हो गया। अब इनको एडजस्ट करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, तो QR बराबर BC स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो QR बराबर BC हो गया। पुनः त्रिभुज ABC और PQR, अब त्रिभुज ABC और PQR क्या है, समरूप है। समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए हमने जो कोण जरूरत है उनकी ले लेते हैं। कोण Q बराबर P हो गया, B और Q हो गया, तथा R बराबर C हो गया, ये R वाला C के बराबर हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं Q बराबर B है और QR भुजा BC के बराबर और कोण R बराबर C बराबर, इसका मतलब दो कोण एक भुजा। तो कोण भुजा कोण नियम से त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। इत्ती सीधम, इसको आप देख सकते हो। आगे चलो, आगे शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दे रखी 4 सेंटीमीटर तथा इसके वर्तीय सिरों के परिमाप 18 सेमी और 6 सेमी। छिन्नक का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें दिया हुआ है छिन्नक की तिर्यक की लंबाई दे रखी है 4 सेमी, ठीक। पहले वर्तीय सिरे का परिमाप दे रखा है 18 सेमी, तो हमने मान लिया पहले वर्तीय सिरा है जिसकी त्रिज्या क्या R1 है, तो उसका परिमाप दे रखा, परिमाप मतलब 2πr1। तो 2πr1 हमने R1 बराबर क्या किया, बता 2π में आ गया। पाई का मान रख दिया 22/7, काटा पिटी करने के बाद क्या बच गया, 63/22 बच गया। इसी प्रकार दूसरे वर्तीय सिरे का परिमाप 6 सेंटीमीटर, 2πr2 मतलब दूसरे वर्तीय सिरा है उसकी त्रिज्या R2 है, तो R2 बराबर क्या हो गया, 6/2π, ये मान रख दिया। इसको हल करने पर 21/22 आ गया। अब छिन्नक का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 + R2 × L, दोनों त्रिज्याओं का जोड़ गुणा L। पाई का मान 22/7, दोनों त्रिज्याओं का मान रख दिए, ये L 4 हो गई, गुणा कर दिया हमने, सॉरी हल कर लिया, 63 + 21/22, तो 84/22 गुणा किया, इनको काट पीट करने के बाद क्या आ रहा है, 12 × 4 48 सेंटीमीटर, मतलब एक छिन्नक का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 48 सेंटीमीटर आ गया। आगे चलो, दो घनों जिनमें प्रत्येक आयतन 64 घनसेमी है के संलग्न भिलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। परिणामी घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे, घनमूल निकालेंगे तो क्या हो गया, भुजा की मान आगे 4 सेंटीमीटर। पर प्रश्नानुसार दोनों फलकों को मिलाने पर घनाभ प्राप्त होता है। तो अब देखो, संलग्न फलकों को मिलाएंगे तो ये लंबाई है ना 4 और 4, ये लंबाई बदल जाएगी, इसकी ऊंचाई चौड़ाई जो है वो सेम रहेगी। तो घनाभ की लंबाई होगी 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेमी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इसमें मान रख देंगे अपन, हल करेंगे, 2 को 80 से गुणा करेंगे, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना हल हो जाएगा। आगे चलो, ऐसे प्रथम 40 पूर्णांकों के योगफल ज्ञात की जो 6 से विभाज्य दिया है। n बराबर 40, हमें n पदों की संख्या 40 दे रखी है। तो ये AP क्या है अपने पास, AP का जो मान है वो क्या है अपने पास, जो समांतर श्रेणी जो बन रही है 6, 12, 18 ऐसे करते 40 पद, मतलब 6 से भाज्य या 6 के गुणज हैं। तो यहाँ पर A बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। A बराबर अपने पास आ गया 6, A बराबर कितना आ गया, A बराबर अपने आ गया 6। सारवंतर दूसरे पद में 12 में से 6 घटाएं तो 6 बच गए। सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a + n - 1 × 2। तो n बराबर 40 रख दिया, तो 40/2 हो गया। a का मान 6 रख दिया और n का मान 40 रख दिया, तो 40 में 2 का भाग दिया 20 आ गया। 6 को 2 से गुणा किया 12, 40 में से 1 गया तो 39 और 6, 39 से गुणा किया तो 234, 234 और 12 को जोड़ेंगे 246, 246 को 20 से गुणा करेंगे 4920 अपने उत्तर आ गए। आगे चलो,
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 तथा 2,-4 दे रखे हैं। तो हम त्रिभुज के शीर्ष रख देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, x1 y1 मान लेते हैं। तो पहले जो सिरा है ए वाले के निर्देशांक को x1 y1 मान लिया, बी वाले को निर्देशांक को x2 y2 मान लिया, सी वाले को मान लिया x3 y3। अपना सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा x1। अब देखो उसको याद करने का तरीका क्या है, एक सर्कल होता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद फिर 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। तो पहले हम x1 रखा हमने, तो उसके बाद क्या आएगा, आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो 2 आ रहा है। फिर 2 के बाद क्या आना चाहिए 3, मतलब y2 - 3। फिर हमने 2 रखा तो 2 के बाद 3 आएगा, तो हमने देखो x2, फिर y3 - y1, फिर हमने रखा प्लस x3, तो 3 के बाद क्या आना चाहिए 1, तो 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। इसमें मान रखने पर देखो यह हल हो जाता है, सारे मान हम रख देंगे लास्ट में। ये जोड़ करने पर कितना आ रहा है, 21/2 वर्ग मात्रक। तो अगर हमें इसका फॉर्मूला याद है तो हम इसको आराम से आसानी से कर सकते थे। फॉर्मूला याद करने का तरीका मैंने बताया कि एक सर्किल रूप से होता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, उस हिसाब से हम चलाते रहेंगे तो ये अपना हो जाता है। ठीक, आगे चलो। आगे एक क्वेश्चन आया था, ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से 2 स्पर्शरेखा टी पी और टी क्यू खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू बराबर दो कोण ओ पी क्यू। देखो पी टी क्या दिया है अपने को, पी टी और पी क्यू 2 स्पर्शरेखा दे रखी है। ओ केंद्र वाले वृत्त की पर स्पर्शरेखा है, तो हमने बना दिया है, ये हमें सिद्ध करना है। कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू सिद्ध करना है। तो हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोण लिख दिए, पी टी क्यू एक कोण, टी पी ओ दूसरा कोण, टी क्यू ओ तीसरा कोण और पी ओ क्यू ये चौथा कोण। चारों कोणों का जोड़ 360 हो गया। ठीक, आगे इसका हल करने के बाद देखो, अब हमें पता है त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री कोण होता है। ये 90 डिग्री कोण है, तो हमने 90 इसमें 2 मान रख दिए। 90 कितने हो गए, 180 हो गए। तो पी टी क्यू और पी ओ क्यू इनका जोड़ कितना हो गया, 360 में 180 घटा देंगे इधर से, तो कितना आ गया 180। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसके बाद हम क्या करें, त्रिभुज पी ओ क्यू ले लेते हैं। त्रिभुज पी ओ क्यू लिया हमने। त्रिभुज पी ओ क्यू में देखो ये भी आर है, ये भी आर है, इसका मतलब इसकी 2 भुजाएं बराबर है, तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण ओ पी क्यू और ओ पी क्यू और ओ क्यू पी बराबर हो गए। समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब त्रिभुज पी ओ क्यू ले लेते हैं अपन। त्रिभुज पी ओ क्यू में अंतरिकोणों का योग कितना होगा, 180। तीनों कोणों को हमने जोड़ दिया, ओ पी क्यू, ओ क्यू पी और पी ओ क्यू जोड़ लिया। ओ पी क्यू और ओ पी क्यू प्लस पी ओ क्यू, ओ पी क्यू और ओ पी क्यू क्या है, ये दोनों बराबर हो गए। ओ पी क्यू और ओ क्यू पी क्या है, बराबर है, इसलिए इसका मान रख दिया हमने समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हमने मान रख दिया, तो कितना हो गया, ओ पी क्यू प्लस ओ पी क्यू कितना हो गया, 2 ओ पी क्यू। ये क्या है, पी ओ क्यू बराबर 180। समीकरण 3 और समीकरण जो 1 है वो समान है, तो समीकरण 1 और 3 को हम क्या कर देते हैं, बराबर कर दिया हमने। बराबर करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो बराबर कर दिया समीकरण 1 और 3 को। तो पी ओ क्यू को हम उठा के इधर लाते हैं, तो क्या हो गया, ये माइनस हो गया। इस पी ओ क्यू को उठा के हम इधर ले आते हैं, तो पी ओ क्यू इधर आके इसका माइनस हो गया। तो पी ओ क्यू जाएगा तो कितना, 0 बच गया। तो इधर क्या बच गया, पी टी क्यू और 2 ओ पी क्यू। तो ये हमें सिद्ध करना था, ये अपना सिद्ध हो गया। आगे चलो, ये हमने कर दिया, ये हम कर चुके हैं। आगे ग्राफ है, ग्राफ में हमें क्या करना था, 2 टेबल बनानी थी, x + y = 14, x - y = 14, सॉरी 4। इसमें क्या करना है, इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का अगर अनुपात देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब अद्वितीय हल विद्यमान है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। समीकरण 1 से x + y = 14, x का मान रखा तो x का मान जब 1 रखा तो y का मान 13 आ गया, x का मान जब 2 रखा तो y का मान 12 आ गया, x का मान 3 रखा तो y का मान 11 आ गया। इस प्रकार फिर टेबल बन गई। समीकरण नंबर 2, x - y = 4, x - y = 4 करने पर क्या हो गया, x = y
4 प्लस वाई बराबर 1 रखेंगे, वाई बराबर जब 1 रखेंगे तो कितना मान आ जाएगा, एक्स का 5 आ गया, एक्स का आ गया 5। वाई बराबर 2 रखेंगे तो एक्स का मान आ गया 6, वाई बराबर 3 रखेंगे तो एक्स का मान 7 आ गया। इस प्रकार हमारे पास समीकरण टेबल, दोनों टेबल तैयार होगी। हमें इससे क्या करना था, किसी एक का मान पुट करना था, दूसरे का मान ऑटोमेटिक आ जाता है। दोनों टेबलों का यूज़ हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ में ले जाते हैं, इसको हम क्या करेंगे, अब ग्राफ में ले जाके हल करते हैं। हम एक्स डैश एक्स और वाई डैश एक्स हमने खींच लिया। एक्चुअली में अपने पास सारे मान क्या हैं, प्लस के हैं। इसका मतलब अपने पास जो काम आने वाले जो एक्स हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों प्लस के हैं, ये मान काम आएंगे। अपना पहली टेबल ले लो, एक्स का मान 1 है, ये रहा एक्स का मान 1, एक्स का मान 1 और वाई का मान 13, तो ये अपना बिंदु हो गया 1,13। दूसरा मान है 2 12, तो एक्स का 2 और वाई का 12 यहाँ आ गया। फिर तीसरा मान एक्स का 3 ले लिया और वाई का ले लिया 11, तो 3 11। पहले हम एक्स का लिखते हैं, बाद में 11 उसका वाई का लिखते हैं, तो ये तीनों उसके निर्देशांक हो गए। अब हम दूसरी टेबल लेते हैं। पहला मान हमने लिया एक्स का 5, ये अपना एक्स का 5 है। दूसरी टेबल लेते हैं, इसमें 5 1 है, तो एक्स का 5 लिया और वाई का कितना लिया, 1 लिया, तो 5 1 आ गया। फिर हम लेते हैं एक्स का 6 ले लिया और वाई का मान ले लिया 2, ये 2 आ गया। फिर हमने लिया एक्स का 3 और वाई का लिया 7। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं से होते हुए एक रेखा खींचते हैं। ये रेखा हमने खींच दी इसकी। इसी प्रकार इन तीनों बिंदुओं से एक ये रेखा खींच, दोनों रेखाएं इस बिंदु पे एक दूसरे को काटती हैं। तो इस बिंदु को काटने के बाद हम देखते हैं कि ये बिंदु एक्स अक्ष से कितना दूर है, तो हमने देखा एक्स अक्ष से कितना दूर है, 9 दूर है। और वाई से कितना दूर है, तो वाई से कितना दूर है, ये 5, वाई से 5 दूर था और एक्स से 9 दूर था। इसका मतलब इस जो जहाँ पर दोनों रेखाओं ने प्रतिच्छेद किया है, बिंदु पी, एक्स का मान वो 9 आ गया और वाई का मान 5 आ गया। मतलब ये अद्वितीय हल विद्यमान था, पी के निर्देशांक हो गए एक्स का मान 9 और वाई का मान 5। तो दी गई जो समीकरण थे, जो अपने को जो समीकरण दी हुई थी, एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4, ये अपने को समीकरण दे रखी थी, ये दोनों समीकरण। इसका हल क्या हो गया, एक्स बराबर तो 9 और वाई बराबर 5, ये अपना हल हो गया। आगे चलो, आगे 22वां प्रश्न था सिद्ध करने वाला, कि सिद्ध कीजिए कि अंडरूट 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए बराबर कोस ए माइनस कोट ए। इस क्वेश्चन को मैंने यूट्यूब पे डाल रखा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में, लेकिन उसमें अपना जो क्वेश्चन था वो साइन से था। अगर किसी ने वो क्वेश्चन किया होगा देखे तो आराम से इसको कर सकता है, क्योंकि वो साइन में था, ये कोस में। तो चलो हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हम क्या करेंगे, जी इसके हर में जो है, इसके हर में क्या था 1 प्लस कोस है, तो हर के अलग विपरीत चिन्ह से, मतलब हमें माइनस से गुणा करना है। हर में अगर प्लस है तो हमें क्या करना है, माइनस से गुणा करना है। 1 माइनस कोस है, अगर हर में माइनस होता तो 1 प्लस से गुणा करते। हर में प्लस है इसलिए हमने क्या किया, 1 माइनस कोस से ऊपर नीचे गुणा किया है, ठीक है। तो 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ई गुणा हो गए, कोस स्क्वायर हो गया। नीचे 1 प्लस कोस ए, नीचे जो 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, इनमें एक फॉर्मूला बन जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। 1 माइनस कोस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला लगाया था, एक का स्क्वायर 1, कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर हो गया। अब देखो ये अंडरूट में है। अब इसमें हमने क्या किया, 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 का मान रख दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये मान उठा के हमने यहाँ रख दिया है, यहाँ रख दिया। अब इसका हम जब अंडरूट हटाएंगे तो क्या बच गया, 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, दोनों का स्क्वायर हट गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, 1 अपॉन साइन ए और कोस ए अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए का मान कितना आता है, 1 अपॉन साइन ए का मान आ गया कोस ए के, कोस ए अपॉन साइन ए का मान आ गया कोट ए। LHS बराबर RHS, ये हमें सिद्ध करना था। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन था वो दे रखा था, साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। तो हमें करना क्या है, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर कोस स्क्वायर ए
फिर ये 2ab वाला 2 कोस ए सेक ए और सेक स्क्वायर ए। इसके बाद साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को हमने 7 कर दिया, इसका मान 1 आ जाता है। 2 कोस ए सेक ए का कट के 1 होता है तो 2 आ गया। फिर देखो कोस स्क्वायर ए की जगह हमने क्या रख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इधर कोस ए सेक ए ये भी कट कर 1 हो जाता है तो क्या बच गया अपने पास, यहाँ से 2 बचेगा। सेक स्क्वायर ए की जगह हमने मान रख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 2 मतलब 1 प्लस 2 प्लस 1 इन सबको जोड़ेंगे 7 हो जाता है या 7 हो जाता है। फिर टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए को हमने व्यवस्थित कर दिया। इस प्रकार अपना ये हल हो जाता है। आगे बहुलक और समांतर माध्य दिए हैं तो इनको आराम से आप कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है जो बारंबारता सबसे बड़ी होती है उसके सामने का वर्ग लिया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बारंबारता क्या है 44 है। तो ये जो वर्ग है वो बहुलक वर्ग हो गया अपने पास 40 से 55। तो इसमें एल छोटी सीमा कितना है 40, दोनों 40 और 55 का अंतर कितना है 15। F1 मतलब बड़ी बारंबारता और F0 क्या होता है जस्ट ऊपर वाला और F2 क्या होता है जस्ट नीचे वाला। तो F0 हो गया अपने पास ऊपर बारंबारता कितना 20 होगी। ये 20 होगी और F2 कितना हो गया 26 हो गया। सूत्र L प्लस F1 माइनस 0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। इसका मान रख दो L बराबर 40 रख दिया, ये 40 रख दिया, F1 का मान रख दिया, F2 0 का मान रख दिया, ये H रख दिया। 44 में 20 गए तो 24 इंटू 15, 44 को 2 से गुणा 88, 20 और 26 46, 40, 15 को इससे गुणा करेंगे 360, 42 इसको भाग देंगे तो ये अपना बहुलक आ गया। आगे देख लो ये अपना समांतर माध्य। इसमें क्या है पहले तो x निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है x निकालना। x का मतलब होता है इनको दोनों को जोड़ के आधा करना। तो 0 और 20 को जोड़ के आधा तो कितना आ गया 10 आ गया, ध्यान रख दिया। फिर इसी प्रकार 20 और 40 को जोड़ा उसका आधा 30, फिर 100 का आधा, फिर 60 40 140 का आधा 70, 80 100 का 180 उसका आधा। ये करके फिर हम क्या करेंगे f और x को गुणा कर देंगे। मतलब 6 को 10 से गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करने पे आ गया। अब हम क्या करेंगे इस f के मान को जोड़ देंगे। 6 और 10 16 और 13 के 29 और 7 36 और 4 40, इनको जोड़ देंगे 1860 आ रहे हैं। फिर समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। हल करेंगे इस प्रकार अपने पास ये हल आ जाएगा। तो बच्चों ये था अपना 10वीं राजस्थान बोर्ड विषय गणित क्लास 10 का पेपर, जिसका सॉल्यूशन हमने दिया है। अगर कोई समस्या हो, फिर भी कोई समस्या है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। और इसकी सब